हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 1 भौतिक जगत के भाग 5, जो कि इस अध्याय का अंतिम भाग है, उसे लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। इस वीडियो का टॉपिक्स है बलों के एकीकरण की ओर तथा भौतिक नियमों की प्रकृति, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। सबसे पहले डिस्कस किया जाए बलों के एकीकरण की ओर। बलों के एकीकरण की ओर, अंग्रेजी में टुवार्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, टुवार्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। बलों का एकीकरण भौतिकी की मूलभूत, बेसिक और फंडामेंटल खोज है, डिस्कवरी है। भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों तथा विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों के एकीकरण की ओर ले जाता है भौतिकी का महत्वपूर्ण विकास या भौतिकी की महत्वपूर्ण उन्नति। सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन साहब ने पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित टेरेस्ट्रियल तथा खगोलीय या आकाशीय प्रभाव क्षेत्रों को अपने सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा इन दोनों प्रभाव क्षेत्रों को एकीकृत किया। मतलब पृथ्वी की चीज़ों के लिए भी पृथ्वी के पर स्थित दो कणों या द्रव्यमानों के बीच न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से ही उनके बीच क्रियाशील बल को, आकर्षण बल को ज्ञात किया जा सकता है। तथा दो आकाशीय पिंडों के लिए भी, या पृथ्वी पर स्थित किसी पिंड तथा आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एक ही सार्वत्रिक नियम द्वारा मालूम किया जा सकता है। वह सार्वत्रिक नियम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इस प्रकार पार्थिव क्षेत्र तथा खगोलीय क्षेत्रों का पार्थिव एवं खगोलीय क्षेत्रों का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा एकीकरण किया गया। तो इस बात को नोट कर लें, इस पॉइंट को। न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा पार्थिव पृथ्वी से संबंधित पार्थिव एवं खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों को एकीकृत किया, दोनों को एक साथ मिलाया, दोनों प्रभाव क्षेत्रों को। इसके बाद ऑर्स्टेड का प्रयोग तथा फैराडे का प्रयोग ने यह जानकारी दी कि विद्युतीय तथा चुंबकीय घटनाएं
या विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं, उन्हें अविच्छेद्य अलग नहीं किया जा सकता। तो यह सब संभव हुआ ऑर्स्टेड तथा फैराडे की खोजों के द्वारा, उनके प्रयोगों के द्वारा। तो इस बात को भी नोट करें, ऑर्स्टेड एवं फैराडे इन दोनों वैज्ञानिकों के अपने प्रयोगों के द्वारा विद्युतीय तथा चुंबकीय घटनाओं को या विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव क्षेत्रों को एकीकृत किया। तो ऑर्स्टेड एवं फैराडे के प्रयोगों द्वारा विद्युतीय एवं चुंबकीय परिघटनाओं को या प्रभाव क्षेत्रों को एकीकृत किया गया, जिसका नाम विद्युत चुंबकत्व रखा गया। एकीकृत किया गया विद्युत चुंबकत्व के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बाद में मैक्सवेल द्वारा यह जानकारी दिया जाना कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट। तो इसके द्वारा विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी को एकीकृत किया गया। तो मैक्सवेल द्वारा विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी को एकीकृत किया गया, यूनिफाई किया गया, एक साथ मिलाया गया। इसके बाद आइंस्टीन ने, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण तथा विद्युत चुंबकत्व को एकीकृत करने का प्रयास किया, परंतु इस साहसिक कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। परंतु इसके बावजूद वैज्ञानिकों द्वारा बलों के एकीकरण के प्रयास में कोई रुकावट नहीं आई, यह कार्य जारी रहा। अब्दुल सलाम तथा उनके साथी वैज्ञानिकों ने, मतलब अब्दुल सलाम तथा अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा विद्युत चुंबकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल को एकीकृत किया गया, जिसका नाम विद्युत दुर्बल बल रखा गया। तो अब्दुल सलाम एवं अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विद्युत चुंबकीय बल एवं दुर्बल नाभिकीय बल को भी
एकीकृत किया जा चुका है। तो एकीकृत किया गया और दोनों बलों को, मतलब विद्युत चुम्बकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल को एकीकृत कर इसका नाम रखा गया विद्युत दुर्बल बल, इलेक्ट्रोवीक फोर्स, जिसका नाम विद्युत दुर्बल बल, इलेक्ट्रोवीक फोर्स रखा गया, इलेक्ट्रोवीक फोर्स रखा गया। इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों को या विभिन्न बलों को एकीकृत करने का प्रयास हुआ। उसमें कुछ वैज्ञानिकों को सफलता मिली, कुछ को नहीं मिली। इसके अलावा विद्युत दुर्बल बल तथा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। और यही नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल को भी अन्य बलों के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस वीडियो का अगला टॉपिक है भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। भौतिकी प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। अर्थात भौतिकी में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इन प्राकृतिक घटनाओं को कुछ खास सिद्धांतों या नियमों के द्वारा कुछ निश्चित राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। उन निश्चित राशियों को संरक्षण राशियां कहा जाता है, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। संरक्षित राशियों के उदाहरण हैं द्रव्यमान, विद्युत आवेश, ऊर्जा, रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग। ये 5 राशियां संरक्षित राशियां कहलाती हैं, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तथा इन संरक्षित राशियों से संबंधित भौतिकी के नियमों को संरक्षण नियम कहा जाता है। तो इन्हीं नियमों की प्रकृति के बारे में डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम सभी डिस्कस करेंगे आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम, चार्ज कंजर्वेशन और लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। आवेश संरक्षण नियम, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अब आवेश संरक्षण क्या है? आवेश संरक्षण को हम 2 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। आवेश संरक्षण नियम को 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला
कि आवेश का केवल दो वस्तुओं के बीच स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण नियम के समान। तथा आवेश संरक्षण नियम का दूसरा रूप है कि किसी दूसरे रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत या संरक्षित होता है। इसे आप लोग नोट कर लें। किसी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय क्या है? वैसा निकाय जिस पर बाहर से कोई बल क्रियाशील न हो, या वैसा निकाय जिसका परिवेश से कोई लगाव न हो, उसे विलगित निकाय कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम। किसी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत या संरक्षित रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना कुल आवेश पहले निकाय पर, जितना पहले था उतना ही बाद में भी कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुल आवेश नियत या संरक्षित रहता है। इसे आवेश संरक्षण नियम कहा जाता है। फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ, आप लोग अच्छे ढंग से इसे नोट कर लें। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत या संरक्षित रहता है। इस नियम को, आवेश संरक्षण नियम को कुछ उदाहरणों से भी समझा जा सकता है। पहला उदाहरण है, जब किसी कांच की छड़ को सिल्क क्लॉथ, सिल्क कपड़ा से रगड़ा जाता है, तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उतना उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही ऋण आवेश सिल्क पर भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उतना ही ऋण आवेश सिल्क पर, तो कुल आवेश दोनों, मतलब इस निकाय पर कुल आवेश शून्य हो गया। अब कांच की छड़ से सिल्क को रगड़ने के पहले कांच की छड़ तथा सिल्क दोनों अनावेशित थे, उन पर कोई आवेश नहीं था। अतः कांच की छड़ से सिल्क को रगड़ने के पहले भी निकाय का कुल आवेश शून्य था, तथा कांच की छड़ से सिल्क को रगड़े जाने के बाद भी जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से सिल्क की ओर, सिल्क में चले जाते हैं। अतः कांच की छड़ को धन आवेशित तथा सिल्क को ऋण आवेशित। तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर है उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हुआ सिल्क पर, तो यहाँ भी कुल आवेश शून्य हो गया। इस प्रकार पहले भी आवेश कांच की छड़ से सिल्क को रगड़ने के पहले भी कुल आवेश 0, और रगड़ने के बाद भी निकाय का कुल आवेश 0। तो इस उदाहरण में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। तो एग्जाम्पल में इसको, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, कांच की छड़ से सिल्क को रगड़ना। कांच की छड़ से, इस घटना में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। कांच की छड़ से सिल्क को रगड़ना। एक अन्य उदाहरण, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। अब युग्म उत्पादन क्या है? इसे पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। यह भी, इसमें भी, इस युग्म उत्पादन में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। अब ये है क्या चीज़? पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। जब गामा विकिरण
या गामा फोटोन किसी भारी नाभिक से टकराता है तो उस भारी नाभिक या द्रव्य द्वारा, मैटर द्वारा गामा रे फोटोन को अवशोषित कर दिया जाता है और इसके रिजल्ट में अर्थात परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को E- से तथा पॉजिट्रॉन को E+ से। जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर उतना ही धन आवेश उसका प्रतिकन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन पॉजिट्रॉन पर भी। तो युग्म उत्पादन में भी के बाद भी कुल आवेश 0 और गामा विकिरण वह भी आवेश रहित होता है। तो इस उदाहरण में भी युग्म उत्पादन में भी गामा जब द्रव्य से टकराता है, मैटर से या भारी नाभिक से, तो रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन E- इलेक्ट्रॉन तथा इसका प्रतिकन पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार इन पर दोनों पर, इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश उतना ही पॉजिट्रॉन पर धन आवेश, कुल आवेश 0 और गामा पर भी आवेश, गामा रे भी आवेश रहित होता है। तो इस प्रकार युग्म उत्पादन में भी आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। अब हम लोग दूसरे नियम को देखेंगे। संरक्षण नियम के अंतर्गत, भौतिक नियमों की प्रकृति के अंतर्गत अब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन का आपेक्षिकता सिद्धांत, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले तक द्रव्य को, मैटर को अविनाशी माना जाता था तथा इसके आधार पर द्रव्यमान संरक्षण को भी एक मूलभूत नियम माना जाता था। आज भी माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा संशोधन के बाद उसमें अब इसका नाम द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। आइंस्टीन ने यह बतलाया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में एक संबंध द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध या द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहा जाता है। E=mc²। तो द्रव्यमान को ऊर्जा में आइंस्टीन के अनुसार तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, और द्रव्यमान को ऊर्जा में, मतलब द्रव्यमान कोई अलग चीज़ नहीं है या ऊर्जा कोई अलग चीज़ नहीं है, वह द्रव्यमान का ही एक रूप है। द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में निम्न संबंध द्वारा परिवर्तित, द्रव्यमान ऊर्जा में, ऊर्जा के रूप में निम्न संबंध द्वारा परिवर्तित हो सकता है। E=mc²। यहाँ m वह द्रव्यमान है जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। E विमुक्त होने वाली ऊर्जा है, एनर्जी रिलीज्ड। इस द्रव्यमान की कीमत पर जो ऊर्जा में परिवर्तित हुआ वह ऊर्जा कैपिटल E है, तथा C निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इस संबंध को, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित या द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करने वाले इस संबंध को, इस समीकरण को
आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। E इक्वल टू mc², इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। अब तीसरा संरक्षण नियम है रेखीय संवेग संरक्षण नियम या रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 3 आप लोग नोट करें, रेखीय संवेग संरक्षण नियम, अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस नियम का कथन है बाहरी बल या बाहरी बलों की अनुपस्थिति में किसी निकाय, जिसे पिंड निकाय भी कहा जा सकता है, किसी निकाय में एक पिंड भी हो सकते हैं, दो पिंड भी हो सकते हैं, दो से अधिक पिंड भी हो सकते हैं। तो बाहरी बल या बाहरी बलों की अनुपस्थिति में किसी पिंड निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है। बाहरी बल या बलों की अनुपस्थिति में कंडीशन यही है, शर्त यही है कि बाहर से कोई बल क्रियाशील नहीं होना चाहिए। बाहरी बल या बलों की अनुपस्थिति में किसी पिंड निकाय का या किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण नियम कहा जाता है। कुल रेखीय संवेग नियत होता है। इसे मैं फिर से दोहराता हूँ, बाहरी बल या बलों की अनुपस्थिति में किसी पिंड निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है और इसे रेखीय संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। संकेत रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है P, रेखीय संवेग का संकेत P है। तो अगर एक पिंड निकाय के लिए इसमें एक ही पिंड हो तो P इक्वल टू m इंटू V, रेखीय संवेग P इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग, और इन दोनों का प्रोडक्ट नियत होता है। एक से अधिक पिंड निकाय है तो उसके लिए भी P1 प्लस P2, दो पिंड निकाय के लिए P1 प्लस P2, M1 V1। इसमें एक पिंड का द्रव्यमान, पहले पिंड का द्रव्यमान M1 है, उसका वेग V1 है, तो रेखीय संवेग उस पिंड का हुआ M1 V1। दूसरे पिंड का द्रव्यमान M2 है, वेग V2 है, रेखीय संवेग M2 V2, और P1 प्लस P2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट, नियत। इसी प्रकार किसी निकाय में अगर तीन पिंड हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 M1 V1 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, और तीनों का सम योग नियत होगा। तो इसे रेखीय संवेग संरक्षण नियम कहा जाता है। इसका भी एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। बंदूक से गोली को छोड़ा जाना, यह रेखीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। बंदूक से
गोली बुलेट का छोड़ा जाना। दूसरा एग्जाम्पल है इसका रॉकेट नोदन, रॉकेट का प्रक्षेपण, जिसमें कि दो नियमों का उपयोग होता है, दो नियमों पर आधारित है रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रोपल्सन। एक तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तथा दूसरा रेखीय संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दोनों नियमों पर आधारित है रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का नोदन कहा जाता है, रॉकेट प्रोपल्सन। और पहला एग्जाम्पल है बंदूक से गोली का छोड़ा जाना। और सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग नोट करें, रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रोपल्सन। इत्यादि। अब एक अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण नियम है, चौथा संरक्षण नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण नियम कहा जाता है। नंबर 4, ऊर्जा संरक्षण नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण नियम को भी दो ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, बल्कि ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। अर्थात ऊर्जा एक रूप से केवल दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि जब से यह ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में या प्रत्येक पिंड में कुछ न कुछ ऊर्जा अवश्य रही होगी। ऊर्जा संरक्षण नियम का दूसरा रूप है कि किसी पिंड या निकाय की कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा नियत होती है, संरक्षित होती है। इसे आप लोग नोट करें, किसी पिंड या निकाय की कुल ऊर्जा नियत या संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? पिंड की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग उस पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अर्थात पिंड की यांत्रिक ऊर्जा पिंड की स्थितिज ऊर्जा, जिसे P छोटे रूप में, इसे पोटेंशियल एनर्जी को छोटे रूप में P डॉट P प्लस गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसको लिख सकते हैं छोटे रूप में K डॉट E डॉट काइनेटिक एनर्जी। और दोनों का सम जो होगा, योगफल, वह नियत होगा। ये कांस्टेंट होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा में चेंज नहीं होगा। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा परिवर्तित हो सकते हैं, दोनों का मान, दोनों परिवर्तित हो सकते हैं। विभिन्न स्थितियों में
अब जैसे गुरुत्व के प्रभाव में कोई पिंड अगर मुक्त रूप से उदग्र गति करती है, नीचे की ओर गिरती है, तो विभिन्न जगहों पर उसकी स्थिति ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, परंतु दोनों का योग नियत होता है। यह एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, उदग्र गति, जिसमें ऊर्जा संरक्षण नियमों का पालन होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, पहला उदाहरण यही हुआ, गुरुत्व के अधीन या गुरुत्व के प्रभाव में, ग्रेविटी के इफेक्ट में गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते पिंड की उदग्र गति। इसमें प्रत्येक जगह पर जहाँ से पिंड को गिराया जाता है उस ऊंचाई पर केवल स्थिति ऊर्जा होगी, वहाँ गति ऊर्जा शून्य होगी। जहाँ विरामावस्था से उसे मुक्त किया जाए तो गति ऊर्जा शून्य है, तो कुल वहाँ पर केवल गति ऊर्जा, केवल वहाँ स्थिति ऊर्जा होगी, वहाँ गति ऊर्जा शून्य होगी। लेकिन स्थिति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा का कुल योग जितना होगा उस ऊंचाई पर जहाँ से पिंड को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है, अगर पिंड बीच में कहीं पहुँचे दूसरी जगह पर तो वहाँ स्थिति ऊर्जा घटेगी, लेकिन गति ऊर्जा, उसमें गति ऊर्जा होगी पिंड में। तो कुल स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग उतना ही होगा जितना कि जिस ऊंचाई से पिंड को मुक्त रूप से विरामावस्था से गिराया जाता है। और ज़मीन पर टकराने के पहले जो स्थिति ऊर्जा होगी पिंड की, वह गति ऊर्जा के रूप में पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगी। तो फिर से ग्राउंड पर भी जब पृथ्वी के पृष्ठ पर पिंड चला आता है तो वहाँ भी कुल यांत्रिक ऊर्जा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा इस माने, या कुल ऊर्जा मतलब स्थिति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा का योग नियत होता है, मतलब उतना ही होता है जितना कि बीच में किसी जगह हवा में या उस ऊंचाई से जहाँ से पिंड को गिराया जाता है। तो इन तीनों जगहों पर या इसके अलावा बीच में अन्य जगहों पर भी कुल ऊर्जा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुल ऊर्जा नियत होगी। ऊर्जा संरक्षण नियम का दूसरा उदाहरण है सरल दोलक की गति। सरल दोलक की गति, सरल दोलक अपनी माध्य स्थिति में, सरल दोलक का बॉब, गोलक या गोली अपनी माध्य स्थिति में धागे से, एक हल्के धागे से लटकता रहता है। उसे एक ओर विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो अपने माध्य स्थिति के गिर्द वह सरल दोलक अपनी माध्य स्थिति के गिर्द दोलन करेगा, लेकिन जितनी ऊर्जा उसके दोनों एक्सट्रीम्स, चरम स्थितियों पर होगी, महत्तम विस्थापन पर होगी, कुल ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा का योग, उतना ही ऊर्जा, मतलब सरल दोलक की कुल ऊर्जा, उतनी ही ऊर्जा ठीक उसके माध्य स्थिति पर भी होगी। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के मान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी खास जगह कुल ऊर्जा सरल दोलक की भी नियत होती है। तो यह भी सरल दोलक की गति भी ऊर्जा संरक्षण नियम का एक अच्छा उदाहरण है। सरल दोलक की गति, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यह दूसरा उदाहरण है ऊर्जा संरक्षण नियम का। अब पांचवा तथा अंतिम संरक्षण नियम है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। फिफ्थ एंड लास्ट कंजर्वेशन लॉ, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग, नाम से ही स्पष्ट है, कोणीय मतलब यह घूर्णी गति से संबंधित होगा। रेखीय गति में तो दूरी में परिवर्तन होता है, विस्थापन में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष,
और घूर्णी गति में या वृत्तीय गति में कोण में समय के साथ कोण में परिवर्तन होता है। तो कोणीय संवेग का संरक्षण नियम ये घूर्णी गति से संबंधित है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम का कथन है, स्टेटमेंट है, बाहरी बलाघूर्ण घूर्णी गति में पिंड पर, किसी पिंड पर जो बाहरी कारक कार्य करता है, एक्सटर्नल फैक्टर, उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। सरल रेखीय गति में जो स्थान बल का है वही घूर्णी गति में बल आघूर्ण का है। सरल रेखीय गति में द्रव्यमान होता है तो घूर्णी गति में जड़त्वाघूर्ण होता है, जिसे कैपिटल आई संकेत से सूचित किया जाता है। तो बाहरी बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में, जब बाहरी बलाघूर्ण पिंड पर कार्य नहीं करे, तो बाहरी बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी पिंड का कोणीय संवेग नियत होता है या अचर होता है या संरक्षित होता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करें। बाहरी बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी पिंड का कोणीय संवेग नियत होता है। नियत रहता है या नियत होता है? नियत रहता है। नियत रहता है। बाहरी बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहा जाता है। और संकेत रूप में इसे व्यक्त करना हो तो कोणीय संवेग का संकेत एल होता है, कैपिटल एल, सदिश राशि है। इस पर एक तीर का निशान एल पर लगा सकते हैं। बड़ा एल या छोटा एल से किसी से भी कोणीय संवेग को सूचित किया जा सकता है। और कोणीय संवेग होता है संवेग का आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण, रेखीय संवेग का आघूर्ण आर क्रॉस पी। इसे सदिश गुणन के रूप में लिखा जा सकता है, आर क्रॉस पी। आर वेक्टर स्थिति सदिश है किसी कण का, पिंड का, तथा पी उसका रेखीय संवेग है। तो रेखीय संवेग का आघूर्ण आर क्रॉस पी या आर क्रॉस पी रेखीय संवेग है, जो कि द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल के बराबर होता है। आर क्रॉस एम भी, या जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के रूप में भी कोणीय संवेग को व्यक्त किया जाता है। यहाँ जड़त्वाघूर्ण होता है द्रव्यमान गुने कण का द्रव्यमान या पिंड का द्रव्यमान गुने अक्ष से दूरी के वर्ग का गुणनफल, mr²। तो इसे लिखा जा सकता है आई गुने ओमेगा। जड़त्वाघूर्ण तथा कोणीय वेग का गुणनफल भी कोणीय संवेग ही है। आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एम भी इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। तो इन दोनों का गुणनफल नियत होता है, कांस्टेंट। नियत या अचर होता है, कांस्टेंट होता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। और इसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है पृथ्वी का सूर्य के गिर्द दीर्घवृत्तीय पथ पर गति। इसी का उदाहरण है कोणीय संवेग संरक्षण नियम का। सूर्य के गिर्द, सूर्य के सन के अबाउट, सूर्य के गिर्द पृथ्वी की दीर्घवृत्तीय पथ पर गति। जब दीर्घवृत्तीय पथ पर पृथ्वी गतिशील होती है तो सूर्य की स्थिति उस दीर्घवृत्त इलिप्स के किसी फोकस पर होती है। दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं, एक सेंटर के बाईं ओर तथा दूसरा सेंटर के केंद्र के दाईं ओर। तो सन की स्थिति, सूर्य की स्थिति दीर्घवृत्तीय पथ के, दीर्घवृत्त के किसी फोकस पर होती है, नाभि पर होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो कभी वह काफ़ी सूर्य के निकट आ जाती है, तो उस स्थिति में जड़त्वाघूर्ण का मान घट जाता है, दूरी घट जाती है सूर्य से पृथ्वी की। जड़त्वाघूर्ण घटेगा तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा पृथ्वी का। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि इस दीर्घवृत्तीय पथ पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर हो,
तो ऐसी स्थिति में दूरी बढ़ने से सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने से जड़ता घूर्ण का मान बढ़ जाता है। और जड़ता घूर्ण का मान बढ़ जाएगा तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम से आई बढ़ेगा तो ओमेगा का मान घटेगा। तो वैसी स्थिति में पृथ्वी का, चूँकि दोनों का गुणनफल नियत है, तो एक चीज़ अगर जड़ता घूर्ण बढ़ता है तो कोणीय वेग घटेगा। पहली स्थिति में जड़ता घूर्ण घटता है जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है, पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है सूर्य के, तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी घट जाती है तो जड़ता घूर्ण भी घटेगा। तो उस पोजीशन पर, उस स्थान पर पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल आई तथा ओमेगा का गुणनफल नियत होना चाहिए। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा तो दूरी बढ़ने से जड़ता घूर्ण का भी मान बढ़ेगा, लेकिन कोणीय संवेग को नियत रहना है, संरक्षित होता है कोणीय संवेग, तो आई का मान बढ़ेगा तो कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग का मान घट जाएगा। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण सूर्य के गिर्द पृथ्वी की दीर्घवृत्तीय पथ पर गति। इसके अलावा भी जब कोई गोताखोर ऊंचाई से छलांग लगाता है जल में, तो वह भी अपने शरीर को अंदर की ओर मोड़ करके हवा में कलैया करते हुए जल तक पहुंचता है। उस उदाहरण में भी कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। इसके अलावा घूमने वाली मेज पर, रोटेटिंग टेबल पर अपने दोनों हाथों को फैलाए खड़ा कोई आदमी अचानक अपने दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को नीचे गिरा देता है, या घूमने वाले मंच पर, घूर्णी मंच पर अचानक वह बैठ जाता है, तो उसके जड़त्व घूर्ण का मान घट जाता है तथा कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत से आई का मान घटेगा। तो चूँकि कोणीय संवेग नियत होना चाहिए, तो आई का मान घटेगा तो कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में घूर्णी मंच, घूमने वाला मंच, घूमने वाला टेबल अधिक तेज गति से घूर्णन करने लगता है। यह भी एक उदाहरण है कोणीय संवेग संरक्षण नियम का। इसके अलावा एक चीज़ पर विचार किया जाए कि अगर ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव पर जो बर्फ़ है, तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते, अगर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव के कारण अगर ध्रुवों की बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाए, तो बर्फ़ पिघल करके पानी के रूप में, पानी में परिवर्तित होगा, जल में परिवर्तित होगा, और जल वह जल पृथ्वी पर फैलेगा विषुवत रेखा की ओर, इक्वेटर की ओर। तो जड़त्व घूर्ण पृथ्वी का बढ़ जाएगा। वैसी स्थिति में अब जड़त्व घूर्ण बढ़ने से आई बढ़ेगा, कोणीय संवेग नियत होना चाहिए पृथ्वी का, तो पृथ्वी का कोणीय वेग, जड़त्व घूर्ण तो बढ़ गया तो कोणीय वेग, वैसी स्थिति में जब पूरा बर्फ उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का, माने ध्रुवों की बर्फ पिघल जाए पूरी तरह से, तो पृथ्वी का जड़त्व घूर्ण बढ़ेगा, चूँकि बर्फ पानी के रूप में परिवर्तित होगा। तो जड़त्व घूर्ण बढ़ने से पृथ्वी का कोणीय वेग का मान घट जाएगा, तब जाकर के दोनों का गुणनफल, जड़त्व घूर्ण तथा कोणीय वेग का गुणनफल नियत होगा। तो पृथ्वी का कोणीय वेग वैसी स्थिति में घट जाएगा जब ध्रुवों की पूरी बर्फ अगर पिघल जाए अत्यधिक गर्मी के चलते, तो ऐसी स्थिति में कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग घटने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि कोणीय वेग होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो कोणीय वेग ओमेगा घटेगा तो आवर्तकाल नीचे डिनोमिनेटर में है, हर में है, बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल बढ़ने का मतलब समयांतराल बढ़ जाएगा, तो दिन रात की अवधि भी बढ़ जाएगी। तो यह भी एक उदाहरण कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। अब इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले प्रकृति के या भौतिकी के इन संरक्षण नियमों का, जिनको हमने अभी डिस्कस किया, ये संरक्षण नियम प्रकृति के जो ये नियम हैं, संरक्षण नियम, इनका माने भौतिकी के जो नियम हैं, उनका प्रकृति की समितियों से, सिमेट्रीज से गहरा लगाव है।
जैसे कि दिक् स्थान या स्पेस, त्रिविम आकाश में भौतिकी के नियम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। कोई प्रयोग किसी प्रयोगशाला में अगर हम आज करते हैं, फिर 5 वर्षों के बाद उसी प्रयोग को दोहराते हैं तो रिजल्ट सेम मिलेगा। इसका अर्थ है कि दिक् स्थान या त्रिविम आकाश स्पेस में भौतिकी के नियम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते और इससे एक महत्वपूर्ण संरक्षण नियम जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया अभी, तो इससे ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दिक् स्थान या त्रिविम आकाश स्पेस समांगी है, होमोजीनियस है, हर जगह समान है। तो भौतिकी के नियम त्रिविम आकाश में या दिक् स्थान में हर जगह समान होता है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी स्मॉल जी का मान तो अलग अलग होता है, परंतु दोनों जगहों पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम माने पृथ्वी पर भी और चंद्रमा पर भी वह समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकृति के नियम या भौतिकी के नियम, भौतिकी के संरक्षण नियम, वह स्पेस में कहीं भी, दिक् स्थान में कहीं भी परिवर्तित नहीं होते और इससे संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दिक् स्थान या स्पेस, त्रिविम आकाश समदैशिक होता है, अर्थात दिक् स्थान में, स्पेस में सभी दिशाएं समान हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाएं समान हैं। अब इस सममितता से, इस सिमेट्री से कोणीय संवेग संरक्षण नियम के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार प्रकृति की सममितियों का संरक्षण नियम से सीधा संबंध, गहरा लगाव है, यह स्पष्ट है। अब इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो के टॉपिक्स को ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इस YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस चैनल के द्वारा नियमित रूप से भेजे जाने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।